श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में नया चैप्टर और नया टॉपिक देखेंगे। उससे पहले मैंने चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड जो पढ़ाया उसके बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 5 मिनट में। फिजिकल वर्ल्ड के हमने 4 टोटल लेक्चर लिए मैंने। तो जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो फिजिक्स जो है वो टोटल 2 डोमेन में बटा हुआ है। एक था मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है, यानी जो चीज़ हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उनका जो साइंस है वो मैक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। और माइक्रोस्कोपिक यानी जो चीज़ हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनका जो साइंस है वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। फिर मैंने पढ़ाया था कि फिजिक्स जो है वो टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है। पहला मैकेनिक्स ब्रांच, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच, तीसरा ऑप्टिक्स ब्रांच, चौथा थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच। राइट, तो उसमें मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड 11th के अंदर हम मैकेनिकल ब्रांच एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टैंडर्ड 12th के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ब्रांच एंड ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। राइट, उनकी डिटेल मैंने बताई थी कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। फिर सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड 11 और 12th मिला के कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो सारा मैंने बताया था। उसके अंदर से चूज करके टोटल 4 फोर्स वो मैं डिटेल में गया था। वो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है। जो 4 फोर्स मैंने बताए थे वो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है। पहला बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, GF ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आप 2 पार्टिकल ले लो, एक पार्टिकल का मास m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2 और 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r हो तो ये 2 पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Right, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन था F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें और भी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक पॉइंट बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सारे फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। राइट, तो ये बात थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। फिर दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने सेम बात की थी कि 2 पार्टिकल लेते हैं, उसमें एक पार्टिकल का चार्ज Q1 है, दूसरे पार्टिकल का चार्ज Q2 है और 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो ये 2 पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड inversely proportional to the square of the distance between them. Then electric force F equal to K Q1 Q2 upon R square। और चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है। उसमें और एक पॉइंट था कि ये फोर्स लगने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, तो ये 2 फोर्स पढ़ा और तीसरा फोर्स हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सारे फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब बात है न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इन शॉर्ट बताऊं तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। राइट, फिर मैंने उसमें एक और पॉइंट बताया था क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि अभी तक हम 10th स्टैंडर्ड तक तो हमने अभी ऐसा ही पढ़ा है कि हमारे जो फंडामेंटल चार्जेस है वो हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तब पता चला कि अब फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी पता चला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो खुद और कोई पार्टिकल के बने हुए होते हैं। उसका नाम है क्वार्क्स।
और जो क्वार्क्स जो है वो बहुत सारे टाइप के क्वार्क्स है, उसमें से अभी जो हमें पढ़ना है वो 2 टाइप के क्वार्क, एक है अप क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू जो है +2/3e एंड डाउन क्वार्क की जो वैल्यू है वो है -1/3e, वेयर e इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो उस हिसाब से मैंने आपको प्रोटॉन का कंपोजिशन बताया था। प्रोटॉन का कंपोजिशन है UUD, यानी जो प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है। और उस हिसाब से न्यूट्रॉन का कंपोजिशन बताया था, न्यूट्रॉन का कंपोजिशन है UDD, यानी न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना हुआ है। ओके, फिर हमने क्या बताया था वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, राइट, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यानी उसमें यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वहाँ पे यूज होता है। और जो गामा डीके है, बीटा डीके है, अल्फा डीके, उनके बारे में 12th के अंदर आपको डिटेल में आएगा। उसमें से मैंने आपको बताया था बीटा डीके। तो जो बीटा डीके होता था उसके अंदर क्या बाहर निकलता था? इलेक्ट्रॉन एंड चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रिनो, ये जो 2 पार्टिकल है वो बीटा डीके में बाहर आते थे, राइट, वो हमने पढ़ा था। तो हमने उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कल मैंने अरेंज करके बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद आता है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो उस से बताया था S > E > W > G, सहवाग, ऐसा शॉर्ट फॉर्म मैंने याद रखने को बोला था। और 4 चीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने बताया था कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो आपको अभी ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल में 3rd चैप्टर से आएंगे, राइट। तो ये हमारा था पहला चैप्टर का रिवीजन। नाउ आज के वीडियो में मैंने बताया जैसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की कि यूनिट है क्या, व्हाट इज यूनिट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट उसको क्या बोलते हैं? यूनिट, राइट। तो ये बात हुई यूनिट की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं आगे। यूनिट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप? एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव यूनिट। एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स ऐसे यूनिट जो दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुए ना हो, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुए ना हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब ऐसे यूनिट जो दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव ना हुए हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मतलब वो खुद पेरेंट हो, खुद पेरेंट यूनिट, राइट, और कोई किसी में से आए ना हो, डिराइव ना हुए हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बताया है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, तो ये जो है वो हमारे फंडामेंटल यूनिट है। आप खुद ही सोचो, लेंथ का कोई इक्वेशन है? नहीं है। मास का कोई इक्वेशन है? नहीं है। टाइम का कोई इक्वेशन है? नहीं है। फिर आप ऐसा मत मुझे बताना कि भाई मास F = m × a, न्यूटन का जो था ना उस हिसाब से, तो m = F/a, वो नहीं है भाई, बराबर। वो फोर्स तो ऑलरेडी वो डिराइव यूनिट है, राइट। जो लेंथ है, मास है, टाइम है, वो खुद फंडामेंटल है, उसके कोई इक्वेशन नहीं। आपने सुना है कभी लेंथ का कोई इक्वेशन, फिर मास का कोई इक्वेशन या फिर टाइम का कोई इक्वेशन? वो खुद फंडामेंटल है,
राइट, वो खुद फंडामेंटल, यानी जो कोई और फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव ना हुए हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी हमारे लेंथ है, मास है, टाइम है, वो हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। फिर मैं आपको बताता हूँ डिराइव यूनिट्स के बारे में। डिराइव यूनिट्स, अब डिराइव यूनिट्स है क्या? डिराइव यूनिट्स मीन्स ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं, तब जो मिलती है क्वांटिटी उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। फिर से सुनना एक बार, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, और उनके जो यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। यानी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है कि डिस्टेंस हम लेंथ में ही मेजर करेंगे, यानी मीटर, किलोमीटर, तो बात लेंथ की आई ना। डिस्टेंस ऑलवेज लेंथ में मेजर होता है, टाइम तो टाइम में मेजर होता है। तो यहाँ देखो, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके नई फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की, तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट, राइट। यहाँ देखो, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ डिराइव में देखो कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हम मीटर में मेजर करेंगे, टाइम जो होता है वो हम सेकेंड में मेजर करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड। तो देखो मीटर कहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, सेकेंड देखो वो भी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हमने नया यूनिट्स डिराइव किए, मतलब ये वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है, डिराइव यूनिट्स है। वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये फंडामेंटल में से यूज आया ना, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने लिखा डिस्टेंस बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम तो है ही हमारा, राइट। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, यानी टाइम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कहाँ पे, लेंथ में मेजर होता है, और टाइम में मेजर, सेकेंड में मेजर होता है। तो उसके हिसाब से हमारा यूनिट क्या आया, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो, ये एक्सीलरेशन, ये हमारे डिराइव क्वांटिटी आई ना, क्यों, क्योंकि ये फिजिकल फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका यूज करके नई क्वांटिटी डिराइव की, तो उसका यूनिट आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। फंडामेंटल यूनिट मीन्स पेरेंट यूनिट, यानी और कोई क्वांटिटी में से डिराइव ना हुए वो। और डिराइव यूनिट्स मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जो नई क्वांटिटी डिराइव की है ना, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे डिराइव यूनिट्स। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया, वेलोसिटी देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका यूज करके लाए। एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये भी हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका यूज करके ही लाया ना ये, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हुए हमारे डिराइव यूनिट्स हुए। क्लियर। तो यूनिट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की थी कि यूनिट है क्या, यूनिट कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जाते हैं थोड़े आगे, अब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अभी तक बहुत सारे सिस्टम आई हुई है। सबसे पहले देखो कौन सी सिस्टम आई थी, जब से मानव जाति का उद्भव हुआ है, राइट, तब से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव होती गई, अलग अलग सिस्टम आती गई है। सबसे पहले जो यूज होती थी वो है FPS सिस्टम। कौन सी, FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। मतलब क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, पहले हम जो है लेंथ जो वो फुट में मेजर करते थे, वेट जो है वो पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, फिर सिस्टम आई CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। यानी अभी
जो CGS सिस्टम है उसमें लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट जो है वो ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर करते हैं। ये सिस्टम तो हम आज भी यूज कर रहे हैं, CGS सिस्टम, राइट। फिर आई MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। यानी लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करते हैं, वेट जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर करते हैं। तो आज भी हम MKS सिस्टम भी यूज करते हैं। फिर आई MKSA सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई एम्पियर, यानी करंट। जब से करंट फाइंड हुआ तब से उसकी नई फिजिकल क्वांटिटी आई एम्पियर, राइट। और अभी पूरे इंटरनेशनल जो यूज हो रहा है यूनिट सिस्टम का, यूनिट्स जो यूज हो रहा है वो है SI सिस्टम। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। पूरे वर्ल्ड में अभी इसको फॉलो किया जा रहा है, SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल। इसके बारे में हम कल वीडियो में डिटेल में देखेंगे। SI जो सिस्टम है उसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स है। SI जो सिस्टम है उसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स है, राइट। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैंने बताया यूनिट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। और यूनिट के बारे में बताया कि यूनिट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक था फंडामेंटल यूनिट और दूसरा था डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जो कोई और फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव ना हुए हो, मतलब खुद पेरेंट हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव यूनिट्स मीन्स ऐसे यूनिट के फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो नए यूनिट्स जो डिराइव होते हैं, नई क्वांटिटी जो डिराइव होती है उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, और उसके यूनिट को बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। तो मैंने एग्जांपल दिया, फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल दिए लेंथ, मास, टाइम। डिराइव के एग्जांपल दिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे हैं, राइट। फिर मैंने बताया आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले FPS सिस्टम आई, फिर CGS सिस्टम आई, फिर MKS सिस्टम आई, फिर आई MKSA सिस्टम आई, फिर आई SI सिस्टम, राइट। तो ये सारे सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 का जस्ट बेसिक बताया हुआ है, तो ये बेसिक आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में आपको कुछ पता ना चला हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, और मेरी जो सारी PDF में जो भेजता हूँ वो PDF को थोड़ा लिख के करते रहना, और कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से हमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।